नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। निलंबन के विरोध में कांग्रेस का लगातार चौथे दिन धरना। सोनिया गांधी ने सुषमा स्वराज के बयान को बताया दिखावा। केंद्र सरकार के सहयोग की अपील। राज्यसभा में लगातार तीसरे हफ्ते नहीं हो पाया कामकाज। साध्वी प्राची की टिप्पणी पर विपक्ष के 20 सांसदों ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप। राष्ट्रमंडल संसदीय बैठक का भारत कर सकता है बहिष्कार। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के स्पीकर को नहीं मिला न्योता। नाराज सुमित्रा महाजन ने की बैठक जगह बदलने की मांग। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा गरीबी से लड़ने का हथियार बन सकता है हथकरघा। फिल्म जगत से लोकप्रिय बनाने की अपील। गेहूं का आयात हुआ महंगा। आज से लगेगा 10% आयात शुल्क। सरकारी गोदामों में पड़े गेहूं के इस्तेमाल में मिलेगी मदद। और आइए देखते हैं पहली खबर। संसद में कांग्रेस का सरकार और बीजेपी के खिलाफ विरोध आक्रामक हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ललित मोदी को मदद पहुंचाने के मामले में आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर तीखा हमला बोला। उधर सरकार ने सांसदों के निलंबन से नाराज कांग्रेस से मानसून सत्र के बचे हुए 4 दिनों के लिए सदन में लौटने की अपील की। संसद परिसर में कांग्रेस के धरने का शुक्रवार को लगातार चौथा दिन था, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन में आक्रामकता बढ़ी हुई नजर आई। उसके नारे ज्यादा ऊंचे थे। कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर पहली बार इतने तीखे हमले किए। कांग्रेस ने ललित मोदी को मदद पहुंचाने के मामले में सुषमा स्वराज की ओर से गुरुवार को दिए गए बयान को भी खारिज किया है। सुषमा जी ट्रिक्स करने में माहिर है। जब भी चोरी होती है फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है, पैसा कहीं से कहीं जाता है। सुषमा जी के परिवार को, पति को और उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है। वो देश को बता दें कितना पैसा उनको मिला है। लेकिन सरकार की ओर से विदेश मंत्री पर लगे आरोपों का पुरजोर बचाव किया गया है। एक महिला नेत्री एक दूसरी महिला नेत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? क्या करना चाहिए? आपका उनसे विरोध हो सकता है, लेकिन उसको नाटक की संज्ञा देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश ने सुषमा जी को सुना है। सोनिया जी के पास, कांग्रेस के पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए इस तरह की हल्की टिप्पणी की जा रही है। ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाले पर कांग्रेस पहले ही संसद में विरोध कर रही है, लेकिन 25 लोकसभा सांसदों के निलंबन के बाद उसे विरोध का नया मुद्दा मिला है। इस बार उसे वामपंथी दलों, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का भी साथ मिल रहा है। हालांकि सरकार संकेत दे चुकी है कि निलंबन वापसी के लिए कांग्रेस को स्पीकर से मुलाकात करनी चाहिए। सरकार ने संसद के बचे हुए 4 दिनों के लिए कांग्रेस से सदन में वापस आने को कहा है। Government also is keen that the members who have been suspended to come back to the house, but the only way is at least some of them meet the speaker and then assure the speaker that they will cooperate in proper conduction of the house. Then the government said we are willing to move a motion for withdrawing the suspension. दरअसल सोमवार को लोकसभा में स्पीकर ने कांग्रेस पार्टी के 25 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। इन सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा में कुछ विधायी काम जरूर हुआ, लेकिन राज्यसभा पूरी तरह से ठप है। कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र के बचे हुए आखिरी हफ्ते में भी सरकार और विपक्ष के बीच तकरार थमनी मुश्किल है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। आज मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी बीत गया, लेकिन अवरोध के चलते राज्यसभा में इस दौरान कोई कामकाज नहीं हो सका। कांग्रेस सांसदों के निलंबन से लेकर व्यापम और ललित मोदी विवाद के मुद्दे पर अपने विरोध पर कायम है। इस बीच कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के 20 सांसदों ने वीएचपी नेता साध्वी प्राची के बयान के खिलाफ सभापति को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। मानसून सत्र के बीते 3 हफ्तों के दौरान राज्यसभा में गतिरोध की यही तस्वीर नजर आई। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का सरकार पर आरोपों का दौर जारी रहा। विपक्ष ने ललित मोदी विवाद, व्यापम घोटाले से लेकर काले धन और सांसदों के निलंबन पर कार्रवाई की मांग की और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने विपक्ष पर अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया।
सरकार का अहंकार है, इसलिए व्यवस्था नहीं हो सकती। जब तक सरकार की तरफ से कोई प्रस्तावना ना हो गतिरोध को तोड़ने की, तब तक सदन में कोई चर्चा, जो विषय हमने उठाए हैं, जब तक उन विषयों पे समाधान नहीं होता, गतिरोध तब तक बना रहेगा। कि सदन में कोई काम नहीं होगा, देश के गरीबों के लिए, देश के कमजोर तबकों के लिए, देश के विकास का काम नहीं करना चाहते, ये प्रस्ताव कराना चाहते हैं आप? तमाशा है, ये प्रस्ताव कभी नहीं होगा और न इस प्रस्ताव के आधार पर देश चलता है। देश जो है वो विकास के रास्ते पे जाना चाहता है, विनाश के रास्ते पे नहीं। आप विनाश के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं देश को। इसी अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। कुछ निजी विधेयकों को पेश तो कर दिया गया, लेकिन उन पर चर्चा के लिए सहमति नहीं बन पाई। House is adjourned till 2:30 PM. इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के 20 सांसदों ने विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची के बयान के मामले पर आपत्ति जताई और इसे विशेषाधिकार हनन का मामला बताया। साध्वी प्राची की ओर से सांसदों के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में कार्यवाही के लिए सभापति को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्मिता गुप्ता, एसोसिएट एडिटर हैं द हिंदू से। स्मिता, स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी श्याम सुंदर इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्याम, सबसे पहले मैं आप समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, मैं कहूँगा कि अवरोध की स्थिति है, हर गुजरते दिन के साथ बयानों में तीखापन है और मैं कहूँ कि जो एक दूरियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। किस तरह का आज का दिन दिखा आपको? जी बिल्कुल कविंद्र, आपने सही बात कही। और आज ख़ास तौर पर जिस तरह से दोनों तरफ, न सिर्फ विपक्ष की हम बात करें, विपक्ष तो आक्रामक है ही, और आज जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने हमले को और ज़्यादा तीव्र किया और ज़्यादा तीखे अंदाज में उन्होंने सुषमा स्वराज के ऊपर हमला किया। और जिस तरह से राहुल गांधी ने बाकायदा ये कहा कि सुषमा स्वराज बताएं कि उनके परिवार को कितना पैसा ललित मोदी की मदद करने के एवज में मिला है। और जिस तरह से सोनिया गांधी ने कहा कि ये सुषमा स्वराज का विपक्ष की अनुपस्थिति में जिस तरह का बयान हुआ वो एक तरह से नाटकबाजी थी। तो ये बहुत ही तीखे बयान हमें सुनने के लिए मिले। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरकार की, पिछले पूरे हफ्ते में करीब पिछले सोमवार को जब सस्पेंड हुए थे, उसके बाद से लगातार रीजनल पार्टीज़ के लोग, लेफ्ट पार्टीज़ के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं लोकसभा में कि कांग्रेस के जो निलंबित सांसद हैं उनको वापस बुलाया जाए। और आज जब वेंकैया नायडू ने ये खड़े होकर कहा कि वो इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई मोशन आता है उस सूरत में ही सरकार उसका समर्थन करेगी जब कांग्रेस पार्टी ये गारंटी दे कि वो संसद में अवरोध पैदा नहीं करे। और उन्होंने जो पार्टी डिमांड कर रही थी उनके सामने भी ये रखा कि क्या वो कांग्रेस के बिहाफ पर गारंटी दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ कांग्रेस अगर अपनी बात पर अड़ी हुई है तो सरकार ने भी कोई नरमी दिखाई है, ऐसा पूरे पिछले हफ्ते में नहीं हुआ है। बिल्कुल श्याम, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। स्मिता, तो जैसे कि आपने देखा भी और श्याम जैसे कि कह रहे थे, बहुत अहम है कि कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और जिस तरीके से मैं कहूँ कि सरकार पर हमला बोला, खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस तरीके से अब बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि अब कहीं कुछ बचा है सुलह सफाई के लिए, या फिर कोई उम्मीद दिखती है बचे हुए कुछ दिनों में? अब नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। अब 4 दिन बाकी हैं और सरकार के लिए जैसे जीएसटी बिल एक बहुत अहम बिल है जो वो उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो इस सत्र में पास किया जाए। आपने आज देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चेन्नई गए थे तब मुख्यमंत्री से मिलने, क्योंकि उन्होंने जीएसटी बिल के खिलाफ उनका कुछ थे। मगर अब 4 दिन बाकी रहे और ये तो निश्चित है कि राज्यसभा में यदि कांग्रेस जीएसटी बिल का सपोर्ट ना दे, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो नहीं पास कर पाएंगे। तो एक तरह से ये पूरा सत्र ही सरकार के लिए बिल्कुल बेकार ही रहा। और साथ साथ उन पर जो एक हमला हुआ है ये जो भ्रष्टाचार के मामले में या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में, इससे उनका जो छवि था वो काफ़ी हद तक धूमिल भी हो गया है। सरकार के तरफ से उन्होंने थोड़ा भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उनको लगा कि यदि वो थोड़ा भी मान ले विपक्ष की बात
तो वो कमज़ोर साबित हो जाएंगे और ये भी एक एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन ऑफ गिल्ट। तो उनका ये रहा, मगर ये दोनों तरफ ऐसे अड़े रहे हैं तो एक तरह से तो जैसे आम आदमी है उनके लिए कि पार्लियामेंट नहीं चल रही है, उनके लिए तो लगता है कि जो हमारे सांसद हैं इतना सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। मगर मुझे लगता है कि यदि हम सरकार और विपक्ष दोनों को देखें, सरकार को ही ज़्यादा डैमेज हुआ है। बिल्कुल, और जिस तरीके से जिम्मेदारी भी कही जाती है कि सदन चलाने की सरकार पर ज़्यादा होती है, इसमें तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में जो तमाम अहम बिल हैं जिनको सरकार लेकर आगे बढ़ना चाहती थी, मैं कहूँ कि शायद वो तो पूरा वॉशआउट होते दिख रहे हैं इस मानसून सेशन में। और जिस तरीके से तलखी बढ़ी है, दोनों ही यानी कि विरोधी दल और सत्ता पक्ष एक कदम भी साथ चलने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर भविष्य की तस्वीर कैसे देख रही हैं आप? क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से अब तक रहा है यही कमोवेश हाल रहेगा, तो फिर जो तमाम अहम बिल हैं उनको लेकर सरकार करेगी क्या? मुझे एक चीज़ तो लगता है कि ये जो जैसे आपने भी अभी कहा कि ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है, मुझे तो लगता है कि यदि प्रधानमंत्री अपने आप विपक्ष के दलों की नेताओं को बुलाते और एक पर्सनल अपील करते तो फिर कुछ होता। मगर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल बाहर ही रहा है इस बातचीत में। उन्होंने सिर्फ वेंकैया नायडू जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, या राजनाथ सिंह जी या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मगर प्रधानमंत्री का एक अहम जगह होता है। यदि हम एनडीए वाजपेयी जी का एनडीए सरकार देखें तो वाजपेयी जी अपने आप ही विपक्ष के साथ तालमेल करने में वो अपने आप ही एक उनका भूमिका रहता था। ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वैसा ही वाजपेयी जैसे एक भूमिका प्रदान करना चाहिए। उसमें शायद कुछ निकल सके, कोई रास्ता निकले, क्योंकि लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो दूसरे मंत्रियों से बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल, इसमें ठीक है आपने। और कई जो विपक्षी नेता हैं और अलग अलग पार्टियों के नेता, उन्होंने खुद ये कहा कि जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री अगर होते और कोई भरोसा देते तो शायद हम उनकी बात पर यकीन कर सकते थे, लेकिन किसी दूसरे नेता पर यकीन करना असंभव। बहुत शुक्रिया स्मिता इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस ने नागालैंड के उग्रवादी संगठन NSCN-IM के साथ हुए समझौते को लेकर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर जो दूसरे तमाम राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार ने कोई भी बातचीत नहीं की है। आज दिल्ली में इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से समझौते के बारे में तमाम नियम शर्तों की जानकारी मांगी गई। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने समझौते से पहले किसी भी राज्य को भरोसे में नहीं लिया है। And only when we are demanding full text of that agreement, then they may think and started thinking seriousness of that problem. That's why they are saying it has nothing but only starting of framework. If we are not demanding full text of that agreement, they may not be tried to twist. भारत ने अगले महीने पाकिस्तान में होने वाली राष्ट्रमंडल संसदीय बैठक के बहिष्कार वो कर सकता है। ये फैसला जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को न बुलाए जाने के विरोध में लिया जा सकता है। आज दिल्ली में सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों की एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया जाता तो भारत इसका बॉयकॉट करेगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि वो इस बारे में CPA के अध्यक्ष को लिखेंगी। साथ ही राष्ट्रमंडल संसदीय बैठक की जगह बदलने की भी मांग की जाएगी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद
अहमदाबाद में 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इस सम्मेलन का आयोजन होना है। अगर जम्मू एंड कश्मीर को निमंत्रण नहीं आता है तो इंडिया रीजन इस्लामाबाद में होने वाली उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगा। हम बायकॉट करेंगे, या तो आप वेन्यू बदलो या इंडिया रीजन विल नॉट अटेंड द मीटिंग। ऐसा है कि पाकिस्तान ने डेलिबरेटली ये काम किया था, वो इंडिया को ह्यूमिलेट करना चाहता था ये डिसीजन लेकर के। आज लोकसभा के स्पीकर द्वारा, पूरे विधानसभा अध्यक्षों द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथकरघा उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए तत्काल कदम उठाने पर जोर दिया। चेन्नई में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री ने बुनकरों को उचित मजदूरी सुनिश्चित कराने पर बल दिया। उन्होंने फिल्म जगत से हथकरघा परिधानों को भी फिल्मों के जरिए लोकप्रिय बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का औपचारिक ऐलान किया। इंडिया हैंडलूम ब्रांड को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हथकरघा मौजूदा वक्त में गरीबी से लड़ने का हथियार बन सकता है। बुनकरों को वाजिब मेहनताना की हिमायत करते हुए नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर हथकरघा के प्रचार के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से आगे आने की अपील की। ज्यादातर महिलाएं हैं, हैंडलूम गांवों में है। समय की मांग है कि गांव का ताना ग्लोबल बाने के साथ कैसे जुड़े और गांव का ताना और ग्लोबल बाने का मिलान कैसे हम करें। गरीबी का ताना और अमेरिका बाना दोनों को जोड़ करके हम आर्थिक समृद्धि की दिशा में हैंडलूम को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नए डिजाइन और तकनीक विकसित कर देसी और विदेशी बाजार में नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने माना कि घरेलू जरूरत के सामानों में हैंडलूम प्रोडक्ट के इस्तेमाल से बुनकरों के साथ हथकरघा उद्योग को फायदा मिलेगा। जीरो डिफेक्ट का ताना, जीरो इफेक्ट का बाना, और हम हमारा ऐसा प्रोडक्ट करें जो दुनिया को भा जाए और जो एनवायरमेंट के लिए सहायक हो, उपकारक हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। स्वदेशी उत्पादों और हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। आजादी की लड़ाई में 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 93 धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर आखिरी याचिका को रद्द करने वाले एक जज को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी एक खत के जरिए दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। वहीं 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कुछ संदिग्धों के पोस्टर भी जारी किए हैं। संगीनों का साया अब इस चहारदीवारी के इर्द गिर्द और कड़ा कर दिया गया है। दरअसल ये घर सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा का है। उन्होंने 1993 मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेनन की आखिरी याचिका को खारिज किया था। दीपक मिश्रा को धमकी भरा खत मिला है, जिसमें उन्हें जान से मारने की बात लिखी गई है। लेटर्स के कंटेंट हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते और डिटेल्स भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। भाई इतना आपको बताते हैं कि इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसमें केस रजिस्टर किया है और तोगला रोड पुलिस स्टेशन में इस मामला दर्ज हुआ है और दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। धमकी मिलने के बाद जज की सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में सुरक्षा और सख्त करने की आवाज बुलंद की जा रही है। He has to be protected, and in my opinion, he should be given the SPG. We give SPG for people who have no threats. They just discharge their duty according to the Constitution. If some threat has come, this should be taken seriously, and the government must provide all security to those judges who were part of that bench. वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कुछ संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर भी सार्वजनिक किए हैं। पुलिस को इन आतंकियों की तलाश है जो आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में हैं। वहीं 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली इलाकों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात सेना को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकारी गोदामों में पड़े गेहूं की बिक्री बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने आज गेहूं पर 10% आयात शुल्क मार्च 2016 तक के लिए लागू कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अधिसूचना की एक प्रति लोकसभा में पेश की। हालांकि अभी तक गेहूं पर आयात शुल्क नहीं था। गेहूं पर 10% आयात शुल्क बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में अधिसूचना पेश की। कस्टम अधिनियम 1962 के धारा 159 के तहत अधिसूचना को जारी किया गया।
ये फैसला मार्च 2016 तक के लिए लिया गया है। सरकार ने यह फैसला सरकारी गोदामों में बड़ी मात्रा में पड़े गेहूं की बिक्री बढ़ाने के मकसद से लिया है। फूड ग्रेन्स है वो सारा ही सरप्लस है हमारे पास, इसलिए जो इंपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए थी, जल्दी लगानी चाहिए थी, अब भी लगा दी, अच्छा किया। दरअसल अब तक गेहूं पर आयात शुल्क नहीं था। निजी कारोबारी इस बात का फायदा उठा रहे थे। वो विदेशों से सस्ती दरों पर गेहूं खरीद कर रहे थे। इसके साथ साथ गेहूं की उच्च गुणवत्ता भी एक वजह थी। इस फैसले से सरकार को 90 करोड़ के राजस्व का मुनाफा होने की संभावना है। बाजार की रिपोर्ट्स के मुताबिक कम बारिशों के अनुमान को देखते हुए इसी साल मार्च में भारतीय कारोबारियों ने ऑस्ट्रेलिया से 5 लाख टन गेहूं आयात करने का समझौता किया था। 10% duty will discourage any further import of wheat, particularly when we look at the international and national price scenario. So hardly there will be incentive for the importers to import wheat. बाजार में खबर थी कि भारतीय व्यापारी रूस और फ्रांस से 5 लाख टन गेहूं और खरीद सकते हैं, लेकिन अब सरकार की इस अधिसूचना के बाद फायदे का सौदा नहीं रह गया है। सरकार इसके जरिए एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। इससे भारतीय किसानों को तो मदद मिलेगी ही, लेकिन अगर घरेलू गेहूं की खपत बढ़ती है तो सरकारी गोदामों में अगले साल गेहूं के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह भी बनाई जा सकेगी। कृष्णानंद त्रिपाठी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। देश में बैंकिंग सेवा के विस्तार के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को एक बड़ी आज़ादी दी है। अब बैंक अपनी सुविधा के मुताबिक अपनी शाखाओं की शिफ्टिंग, विलय और बंद करने के फैसले ले सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रामीण और कस्बाई बैंकों की शाखाओं को शामिल नहीं किया गया। साथ ही उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ ज़रूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं। आरबीआई ने बैंकों की ऑथराइजेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं। इससे बैंकों को अपने कामकाज में पहले से ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। इन बदलावों के बाद बैंकों को शाखा के विलय, बंद करने, पता बदलने और एक्सटेंशन काउंटर खोलने के मामले में ज्यादा आजादी मिलेगी। अब बैंक अपनी ब्रांच को कम जनसंख्या वाली जगहों पर ले जा सकते हैं। जगह की कमी और किराए की समस्या से निपटने के लिए बैंक दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। इसी तरह अब किसी भी संस्थान में एक्सटेंशन शाखा खोलने के लिए मुख्य बैंकर की एनओसी की जरूरत नहीं रहेगी। जानकारों का कहना है कि इस फैसले से बैंकों के विस्तार में मदद मिलेगी। Great notification from RBI because banks have now been, instead of waiting for regulatory approvals, going to take decisions on their commercial considerations. Public sector banks actually need all these kinds of things, the freedom to actually merge, even relocate, or kind of consolidate their branching activities. आरबीआई ने इस मामले में कुछ शर्तें भी रखी हैं। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में केवल एक ही शाखा वाले बैंकों पर ये नियम लागू नहीं होंगे और इसके लिए जिला सलाहकार समिति या समीक्षा समिति से इजाजत लेनी होगी। बैंकों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उस ब्रांच की बैंकिंग जरूरतें सैटेलाइट ऑफिस, मोबाइल वैन या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए पूरी की जाएंगी। विपक्षी दलों ने आरबीआई के इस फैसले की आलोचना की है। They want to gradually reduce the social banking system. They want to reduce it, more competition among the private banks rather than the public sector banks. What we need is expansion of banks, expansion of branches. We have been opposing the merger of banks. शहरों के अंदर भी जो और छोटे छोटे इलाके हैं उसमें जितने मैक्सिमम बैंक होंगे कॉमन मैन की ज़्यादा रीच में होंगे। इसका सेंट्रलाइजेशन करना, इसकी सुविधाओं को मामूली आदमी से दूर करना है। आरबीआई ने साफ किया है कि बैंकों को उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। ब्रांच के विलय, पता बदलने और ब्रांच बंद करने से पहले उपभोक्ताओं को इसकी सूचना देना जरूरी है। बैंक हर हाल में सरकारी योजनाओं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को लागू रखेंगे। बैंक लंबे समय से आरबीआई से परिचालन संबंधी आजादी की मांग करते रहे हैं। इस फैसले से दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाओं के तेजी से विस्तार की उम्मीद है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।